बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट मौका 25 जुलाई 2026 इवनिंग का जो पेपर था उसको आज हल करते हैं और जो स्टेटमेंट्स हमें डायरेक्टली एंड डायरेक्टली स्टूडेंट्स कन्वे करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली ही हम जो है ये पेपर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि विच अफेक्ट ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कौन अफेक्ट करता है? मोस्टली वो 2 and 3rd ओनली रिटर्न्ड ब्लड टू द कार्डियक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं जो साइकिल होते हैं, वो या तो सिस्टोलिक होता है या तो डायासिस्टोलिक होता है। याद रखिएगा जी, एक को नाम देते हैं सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायासिस्टोलिक। डायासिस्टोलिक याद रखिएगा जी। अब जो सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक है, सिस्टोलिक में ये होता है कि जब हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होता है जी, हार्ट मसल्स आर कंट्रैक्ट्स। और डायासिस्टोलिक में क्या होता है? हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है जी। इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक में जैसा ही हार्ट जो कंट्रैक्ट होता है और खून को दिल से परे लेके जाता है टुवर्ड्स बॉडी, और ये जो डायसिस्टोलिक है इसमें क्या होता है? हार्ट मसल्स रिलैक्स होते हैं तो खून जो है दोबारा इसमें भर आता है। अब एक साउंड प्रोड्यूस होती है कि वो साउंड भी बाज़ पूछता है कि सिस्टोलिक में प्रोड्यूस होती है लब और इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? डब। तो एक साइकिल कंप्लीट होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक से। और फिर बास्कत ये पूछा जाता है कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और जो डायसिस्टोलिक होता है ये कितना होता है? ये 80 होता है। याद रखिएगा जी। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर से एक जो है वो साइकिल मुकम्मल होता है। अब कौन सा जो ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपने याद रखना है कि जो सिस्टोलिक है जी, सिस्टोलिक वो 100 सिस्टोलिक जी। तो याद रखिएगा, एस से हम स्टूडेंट्स को बताते हैं स्काई। याद रखिएगा, मतलब जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, 120 होता है। याद रखिएगा। तो ये क्या स्काई से अपना याद रखना है? सिस्टोलिक ये कितना होता है? दैट इज 120 होता है। याद रखिएगा जी, वो कितना होता है? 120। और जो डायासिस्टोलिक होता है जी, डायासिस्टोलिक, तो याद रखिएगा डाई से याद रखिएगा डाउन। एक तरह का हम ट्रिक स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो डाउन वाला प्रेशर कितना होता है? वो 80 होता है। याद रखिएगा। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। याद रखिएगा, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 ही होता है। और फिर हार्ट के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से ये भी पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन्स और उसमें ब्लड कौन सा होता है? याद रखिएगा, तमाम आर्टरीज के अंदर बेटा, तमाम आर्टरीज के अंदर खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून होता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है, वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी। उसके अंदर जो खून होता है वो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। याद रखिएगा जी। और फिर तमाम जो वेन्स होती हैं, वेन्स में कौन सा खून होता है? याद रखिएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। लेकिन पल्मोनरी वेन्स के अंदर कौन सा होता है? पल्मोनरी वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। याद रखिएगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा जी कि तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला खून सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, और तमाम वेन्स के अंदर कौन सा खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड सिवाय पल्मोनरी वेन्स के। आर्टरीज का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर थ्रू आउट द बॉडी लेके जाती हैं। और फिर वेन्स का काम क्या होता है कि वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड खून को कलेक्ट करके दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाती है, और फिर वो दोबारा जाकर लंग्स की तरफ जाता है वही ब्लड, ताकि उसके ऊपर ऑक्सीजन लोड की जा सके। तो ये जो है हार्ट के हवाले से मुमकिन जो सवाल बन सकते हैं, आर्टरीज के हवाले से, वेन्स के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, सिस्टोलिक क्या है, डायसिस्टोलिक क्या है, तो इस साइंस के हवाले से ये तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज यू एज वेल एज योर aunt खालिदा एग्रीड एट द पॉइंट। तो इसमें क्या आएगा? वर आएगा। याद रखिएगा जी। और इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंग्लिश का आपने रूल याद रखना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि जब भी दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन के दरमियान, सब्जेक्ट्स या नाउन्स के दरमियान
अगर आ जाए एज वेल एज आ जाए, और दूसरा क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए या नाउन आ जाए जी, तो दो सब्जेक्ट्स के दरमियान अगर एज वेल एज आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट या पहले नाउन के मुताबिक ही इस्तेमाल होगा। तो उसका राइट ऑप्शन क्या है, वर। या फॉर एग्जांपल, आई एज वेल एज अली, खाली जगह कमिंग। तो भाई क्या आएगा यहां पर, रूल मैंने क्या बताया है कि जब भी दो मुख्तलिफ नाउन या सब्जेक्ट्स के दरमियान एज वेल एज आ जाए तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले फाइल के मुताबिक आएगा। तो यहां पर इज, एम या आर किसके मुताबिक आएगा भाई, देखो एज वेल एज है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले फाइल के मुताबिक, आई है तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है भाई मेरे, एम। सो आई एज वेल एज अली एम कमिंग। ज़ाहिरी तौर पर हमें फिक्रा ये गलत नजर आता है जी, लेकिन रूल यही कहता है। और फिर जब बात आती है कि ईदर आर और नीदर नार के साथ जब भी दो सब्जेक्ट्स अटैच होते हैं तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे नाउन या अपने करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज होगा, याद रखिएगा। उसकी भी मैं एग्जांपल बताए रहता हूं कि ईदर द टीचर और द बॉयज, खाली जगह कमिंग। अब देखिएगा जी, तो इधर आर या नीदर नार के साथ जब भी दो डिफरेंट नाउन अटैच होंगे, ये टीचर क्या है, दैट्स N1 है जी, बॉयज क्या है, ये N2 है जी, और ये क्या है, ये सिंगुलर है, मैं S.N1 कर देता हूं, मतलब सिंगुलर नाउन 1, और इसको मैं कह सकता हूं दैट्स अ प्लूरल, ये जमा है P.N2। तो जब इधर आर और नीदर नार के साथ कोई भी सेंटेंस अटैच होते हैं, सब्जेक्ट्स अटैच होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दूसरे नाउन या सब्जेक्ट के मुताबिक या अपने करीब तरीन जो सब्जेक्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा। तो ये रूल याद रखिएगा। तो करीब तरीन सब्जेक्ट्स क्या है, बॉयज है, उसके साथ क्या आएगा, आर कमिंग आएगा, याद रखिएगा, इज नहीं आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल स्टेट्स दैट कि जब भी ईदर आर और नीदर नार के साथ दो डिफरेंट नाउन अटैच होंगे, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल चाहे प्रोनाउन, किसी भी हालत में हो, सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल वो भी चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट्स या सेकंड नाउन या अपने करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक ही तब्दील होगा। सो दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा हम अक्सर का इस्तेमाल करते हैं कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन याद रखिएगा कि एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, विद अ व्यू टू के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आएगा। इट मीन्स ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये ठीक होगा, हालांकि अगर टू स्मोक लिखेंगे तो फिक्रा गलत होगा। विद अ व्यू टू विजिट हिम, ये गलत है, विद अ व्यू टू विजिटिंग हिम, दिस इज द राइट वन। सो दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन केस ऑफ द इंग्लिश। तो ये भी मैंने यहाँ पर कंसेप्चुअल बयान कर दिए हैं, ऑलरेडी हम यही कंसेप्चुअल जो रूल्स होते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा जी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से एक दो कंसेप्चुअल जो सवाल पूछा हुआ था कि एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से कॉलेज की तरफ जाता है, घर से कॉलेज की तरफ जाता है। सो 1 किलोमीटर वो यहाँ से वहाँ तक है, टोटल 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो घर से कॉलेज, कॉलेज से दोबारा घर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से लेके वहाँ तक 1 किलोमीटर, तो टोटल उसका बनेगा 2 किलोमीटर। लेकिन और उसने जो सवाल पूछा हुआ था डिस्प्लेसमेंट का कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, याद रखिएगा वो 0 होगा। उसकी वजह क्या है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, प्लेस से डिस्प्लेस होना जी। तो घर से क्या गया कॉलेज, कॉलेज से दोबारा घर गया, जहां से उसने स्टार्ट किया दोबारा वापस आ गया है, सो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो 0 होगा। सो दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन, याद रखिएगा कि बास का डिस्टेंस होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसा इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो 2 किलोमीटर था, जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर था, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। और याद रखिएगा कि क्लोज्ड पाथ के अंदर हमेशा वर्क डन भी 0 होता है,
क्यों? क्योंकि क्लोज्ड पाथ के अंदर हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वो क्या कर देगा, इसको भी जीरो, सो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, याद रखिएगा। ये भी साइंस के वाले से सवाल था। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल फॉर ह्यूमन आई इन द वेवलेंथ रेंजेस, तकरीबन वो होता है 380 से 750 नैनोमीटर होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम मीन्स कि जिसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है इंटू 7 कलर्स होती है, उसका क्या नाम दिया जाता है, दैट इज डिस्पर्शन एंड द स्पेक्ट्रम एज वेल। तो ह्यूमन आई जो है उसकी विजिबिलिटी कितनी होती है, वेवलेंथ कौन सी होती है, 380 टू 750 नैनोमीटर। उसके बाद विच लीडर रिजाइन फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ड्यू टू रॉवल्ट एक्ट, जो है उस वक्त कैद आजम साहब ने इस्तीफा दे दिया था रॉवल्ट एक्ट की वजह से। तो ये जो है इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद विच पार्टी वाज एग्रीड ऑन द ज्वाइंट गवर्नर जनरल, तो कांग्रेस जो थी उस वक्त वो राजी हो गई थी इस बात पे। उसके बाद स्लेट इज फॉर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस, एक फिनोमेना होता है, तो वो कौन सा होता है, शेल या मडस्टोन, उसका सही जवाब है कि उस कंडीशन में जो है वो स्लेट बनती है। किस कंडीशन से, मेटामॉर्फोसिस ऑफ किसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, वो शेल या मडस्टोन की मेटामॉर्फोसिस होती है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच इज द कैपिटल ऑफ द यूएसए, यूएसए का कैपिटल कौन सा है, दैट इज वाशिंगटन डीसी। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि बात का ये पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन डीसी किसका कैपिटल है, वो यूएसए का जो कैपिटल है। उसके देखिए हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड ऑफ हॉकी, हॉकी में कुल कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, जिसमें टोटल 10 प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। और जो एक प्लेयर होता है वो क्या होता है, दैट इज अ गोल कीपर होता है, वो गोलची होता है, याद रखिएगा जी। तो हॉकी के हवाले से जी। और सेम इज द केस क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर ही होते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए हु इज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल हाईवे, वो कौन से हैं, सुल्तान अहमद चौधरी जो हैं, वो करंट जो हैं, उसने पूछा है करंट कौन से हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ हाईवे वो कौन से हैं, सुल्तान अहमद चौधरी, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए एटॉल इज द नेम ऑफ, बेसिकली ये एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ है, वो उसका सही जवाब है। उसको देखिए टोटल अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के अंदर कुल 27 जो हैं तरमीम की जा चुकी हैं। और उसमें जो 27वीं तरमीम की जा चुकी थी, जिसमें जो है वफाकी आइनी अदालतों का क़याम भी 27वीं आइनी तरमीम का ही क्रक्स था। और उसके बाद जो है अभी तक पाइपलाइन में है कि 28वीं तरमीम आती है या नहीं आती, लेकिन ये कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। टोटल जो है टिल नो के कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं पाकिस्तान के आइन में, 1973 के आइन में टोटल 27 अमेंडमेंट्स तब्दीलियां की जा चुकी हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज एम्पर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त यूके के जो एम्पर थे वो शहंशाह कौन से थे, किंग जॉर्ज 6, याद रखिएगा जी। उसके बाद किंग जॉर्ज 4, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि मोटो ऑफ IOC इन द लैटिन वो कौन से हैं, दैट इज सिटियस एल्जस्टिस और कम्युनिटर, उसका ये सही जवाब है, ये उसका मोटो था। उसके बाद है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, ये कब बनी थी, 1991 में, याद रखिएगा ये बनी थी। उसके बाद कि स्पीच विदाउट द प्रेजेंटेशन, खास जो स्पीच विदाउट प्रेपरेशन जो खास तैयारी के बगैर होती है उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सटेम्पोर कहा जाता है। और बास का ये पूछता है कि मैडन किसे कहते हैं जी, मैडन मीन पहली, याद रखिएगा जी, शुरू। तो बास का मैडन स्पीच होता है, मैडन वॉयज भी होता है, सबसे पहली जो स्पीच होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, वो मैडन कहा जाता है। जब विदाउट प्रिपरेशन होती है उसे क्या कहते हैं, वो एक्सटेम्पोर कहा जाता है जी। नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन, टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, याद रखिएगा, वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी जो कि लंदन में हुई थी 1930s के एरा में, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज वेयर इज द बारी इमाम लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये इस्लामाबाद में है, बारी इमाम जो है वहाँ पर ये दरबार भी लोकेटेड है। उसका देखिए बादशाही मॉस्क इज बिल्ट, ये जहांगीर ने भी तामीर कराई थी, और कहाँ पे है, ये लाहौर में है बादशाही मस्जिद। उसके बाद देखिए मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वो रिवर रावी है जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, और लैंड पोल्यूशन की वजह से ही जो है वाटर पोल्यूशन हो रही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ पे फेंका जा रहा है, रिवर्स के अंदर, और उसी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो रही है। सो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर के बारे से देखा जाए तो वो कौन सा है, दैट इज रिवर रावी। उसके बाद देखिए इंडस रिवर जो है ये 2 प्लेन्स में डिवाइडेड है, एक अपर और एक लोअर। इसके कितने प्लेन्स, 2 प्लेन्स हैं,
अपर एंड लोअर है जी। उसके बाद देखिए हवाई बुक वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? ये अबू बकर अर्राजी ने लिखी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है दैट इज अलकायदा फॉर्म डेट। अलकायदा जो है ये कब बनाई गई थी और कहाँ बनी थी? ये और पाकिस्तान पेशावर में ये बनाई गई थी। उसके बाद देखिए मोर देन 75% ऑफ द पंजाब एग्रीकल्चरल लैंड इज ड्रेन्ड बाय द सिस्टम, ट्यूबवेल सिस्टम से जो है वो आपाशी की जाती है। तकरीबन जो 75% पंजाब एग्रीकल्चर लैंड है उसको ट्यूबवेल से ही आपाशी की जाती है। और फिर बात ये पूछा जाता है कि रेन फेड एरियाज से क्या मुराद है? रेन फेड एरियाज, ऐसे एरियाज को बारानी इलाके कहा जाता है। और बारानी इलाके वो इलाके होते हैं कि जहाँ पर एग्रीकल्चर का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही हो, उसके अलावा कोई भी सिस्टम ना हो, कैनाल भी ना हो, ट्यूबवेल भी ना हो या कोई और स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम भी ना हो, तो उनको रेन फेड एरियाज भी कहा जाता है, यानी कि बारानी इलाके। उसका एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन टोटल GDP 2026 वो कितना है? तकरीबन 0.8%। उसका सही जवाब है। उसको देखिए अब्बासीड्स ओवरथ्रो होम रूल, किस रूल को उन्होंने ख़त्म कर दिया था? उन्होंने उमैयाद डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए पर्सन हैविंग चार्मिंग पर्सनैलिटी, बड़ी दिलकश पर्सनैलिटी होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको एडोरेबल नाम दिया जाता है। पुरकश जो है उस वाले से लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बट द प्रॉपर वर्ड इज इसके लिए दैट इज़ एडोरेबल। उसका सही जवाब है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था इंग्लिश के हवाले से। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 2, 7, 9, 10, x इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x फाइंड आउट करना है। तो जो एवरेज का हमारे पास फार्मूला होता है याद रखिएगा, एवरेज का फार्मूला रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स मैथ के हवाले से दैट इज समेशन x ओवर n। n से मुराद टोटल जो हमारे पास रकमें हैं वो कितनी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है? इसका वैल्यूज पुट करनी है। x उसने खुद दे दिया है, कितना है? अभी 5 है उसका एवरेज, तो 5 इज इक्वल टू समेशन हमने क्या मालूम करना है यहाँ पर? सबका सम। इसका मतलब 2 जमा 7 जमा 9 जमा 10, 2 जमा 7 जमा 9 जमा 10 जमा x, यानी हमने आखिरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बटा हम क्या करेंगे? n कितनी है? 1 2 3 4 5, हमने 5 कर लिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा? 5 इज इक्वल टू 7 जमा 2 9, 9 जमा 9 18, 18 जमा 10 28 जमा x आ जाएगा जी। 28 जमा x बटा हम क्या करेंगे? 5 करेंगे। इधर से भी 5 मल्टीप्लाई, इधर से भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 5 25, तो 25 इज इक्वल टू हमारे पास 28 जमा x आ जाएगा। ये 28 हो जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 25 माइनस 28 इज इक्वल टू x। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू -3 सही जवाब है। उसका जिक्र मैंने बता दिया है। सो जवाब जो है सही वो कौन सा है? दैट इज -3 उसका सही जवाब है। ये मैथ के हवाले से सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज अगले सवाल के हवाले से देखते हैं कि कासिम जोमर्थ इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये काज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट का सदर का नाम है, याद रखिएगा जी। गवादर सेलिब्रेटेड एज द मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेकंड, ये मोनूमेंट है, याद रखिएगा। उसका सिनोनिम ऑफ टचडाउन का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड होता है, याद रखिएगा जी। उसका मतलब एंटोनिम ऑफ एब्सोल्यूट का मतलब आउटडेटेड होता है। कंटेम्परेरी का मतलब आज भी लाजमी मंजूम है। तो ये इंग्लिश के हवाले से सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स दैट इज एंटोनिम ऑफ क्वांट का एंटोनिम क्या होता है? फैमिलियर होता है, जाना पहचाना। उसके बाद सिनोनिम ऑफ बेफेलमेंट क्या होता है? कि स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, परेशानी की हालत में, बदहवासी की हालत में। उसके बाद कि एंटोनिम ऑफ एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? एंटोनिम इसका मतलब क्या होता है? प्रिपेयर्ड होता है ऑलरेडी। एक्सटेम्पोर उसको बोलते हैं कि जो विदाउट प्रेपरेशन जो है कोई चीज़ डिलीवर की जाती है, उसका जो एंटोनियम बनता है उसका मतलब है वेल प्रिपेयर्ड होता है, याद रखिएगा। उसके बाद विच एनिमल इज नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट, जो किसको कहा जाता है? वो कैमल को कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। उसके बाद एक एन एम्प्टी सैक, याद रखिएगा। तो ये एक प्रोवर्ब है कि एन एम्प्टी सैक कैन नॉट स्टैंड अपराइट, मतलब है कि बगैर एनर्जी के बंदा कुछ काम नहीं कर सकता। तो वो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी होते हैं। तो उसका सही जो जवाब है दैट इज़ एन एम्प्टी सैक कैन नॉट स्टैंड अपराइट। तो सैक उसका सही जवाब है कि कोई जो बोरी होती है एम्प्टी खाली करो तो खड़ी नहीं हो सकती। तो ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब के हवाले से, प्रोवर्ब कंप्लीशन के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़ पाकिस्तान intended national determined contributions under the Paris Agreement
हाउ मच एमिशन विल बी रिड्यूस्ड बाई 2030, 2030 तक हम एमिशन कम कर देंगे, कितने परसेंट, 50% हम एमिशन कम कर देंगे। उसके बाद देखिए 25% ऑफ 1 2 0 एंड 000, इसको याद रखिएगा। मैथ के हवाले से फार्मूला कि जब भी ऑफ आ जाए इसका मतलब ज़र्ब होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 25%, 25 बटा 100 मल्टीप्लाइड भी हम कितना करेंगे, 1 2 0 एंड 000। अब याद रखिएगा ये 2 0 तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स मैं 25 को मल्टीप्लाई करूं 120 से तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और तरीकाकार क्या है, मैंने मैथ के वाले से सिंपल बता दिया कि जब भी वो पूछे कि 25% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो परसेंट का मतलब नीचे बटा 100 लगा देना है, और ऑफ का मतलब जब भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ज़र्ब होता है, मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है कि नागा पर्वत इज इन विच कंट्री, तो किस में, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा जी। उसको देखिए चर्च कैथोलिक हेडक्वार्टर्स इन, वो वेटिकन सिटी में, और वेटिकन सिटी क्या है, बेसिकली कंट्री का नाम है, और स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी है ये, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा जी, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है, वेटिकन सिटी है। और इसका दूसरा नंबर उसका पूछता है कि होली सी भी से कहा जाता है, वेटिकन सिटी को कहा जाता है। Who was the president of Mount Alarma in the Battle of Uhud की जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिपहसालार के दौर मुकर्रर किया था तीरंदाजों के हवाले से, तो कौन से, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उसका सही जवाब है। इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज K2 इज इन विच, K2 किस रेंज में है, ये ज्योग्राफी के हवाले से सवाल था, ये कराक्रम रेंज के अंदर मौजूद होती है। उसको रिसेंटली पाकिस्तान परचेज विच फाइटर जेट फ्रॉम चाइना, वो J-10 जो है रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदा है। उसका इन विच ईयर बोगरा फार्मूला वाज प्रेजेंटेड, वो जो बोगरा फार्मूला है वो 1953 में ये प्रेजेंट होता है। बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नेम्ड एट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डेवरन लाइन है, और इसी डेवरन लाइन की वजह से ही अफगानिस्तान ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया था। बाद में इसने अफगानिस्तान ने तस्लीम भी कर लिया था, बट पहला इशू यही था कि हदबंदी का मामला था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, कौन सी वो हदबंदी थी, तो वो कौन सी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, दैट वाज द डेवरेंट लाइन। उसके बाद देखिए द हौथीस, जो हौसी हैं वो कहाँ से, किस कंट्री से हैं, वो यमनी हैं, बेसिकली यमन जो है वहाँ पर ये हौसी बागी हैं और अक्सर गाड़ी फाइट वगैरह करते रहते हैं। तो उस हवाले से ये सवाल था कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनका ताल्लुक यमन से है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो कौन सा है, वो एशिया है, उसका सही जवाब। उसके बाद देखिए द वर्ल्ड ट्रैम्पोलाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, बेसिकली स्पेनिश लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाई पॉपुलेशन वो कौन सा है, कराची उसका सही जवाब है। और पाकिस्तान के किस शहर को मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, फैसलाबाद को मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद कि विच फार्मूला इज यूज टू द राउंड ऑफ डियर्स इन MS एक्सेल, तो वो राउंड इनटू ब्रैकेट्स ये सही जवाब है। कंप्यूटर के हवाले से सवाल था कि विच टैब कंटेन्स पेज बॉर्डर, सो पेज बॉर्डर जो होते हैं एंड शेडिंग इन MS वर्ड डिजाइन, उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर के हवाले से कौन सा है, वो USA है। अगर वो ये पूछे कि लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वायर ज़खायर कहाँ पे हैं, तो वेनेजुएला के अंदर हैं, याद रखिएगा जी, वो वेनेजुएला के हैं जी। और लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर्स कौन सा है, लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर्स कंट्री, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो कौन सा है, याद रखिएगा, चिली है, याद रखिएगा जी। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन सा है, टी प्रोड्यूसर याद रखिएगा, वो चाइना है। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर्स वो कौन सा है, वो चाइना है। और अगर सवाल पूछे कि लार्जेस्ट जो है ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा है, वो USA है। अगर ज़खायर के हवाले से पूछे कि सबसे ज़्यादा ज़खायर कहाँ पे हैं, रिजर्वायर, तो वेनेजुएला है, याद रखिएगा जी। और फिर कॉपर प्रोड्यूसर के हवाले से लार्जेस्ट कॉपर प्रोडक्शन किस कंट्री में होती है, वो चिली के अंदर होती है। और टी के हवाले से कौन सा है, वो चाइना, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज 300 किलोमीटर, वन ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and the other train 90 km per hour. After how much time both cross each other? तो कितने मिनट के बाद, इसका मतलब हमें टाइम फाइंड आउट करना है जी। अब हमारे पास टाइम फाइंड आउट करना है, हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड का कि स्पीड इज इक्वल टू वो होता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है जी, डिस्टेंस ओवर
टाइम होता है, या हम ये भी कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी हमारे पास होता है जी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है। देखो स्पीड पहले की एक है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कौन सी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम टोटल जो स्पीड है वो टोटल कर देते हैं, टोटल स्पीड। इसका मतलब है कि 60 जमा 90 ये आ जाएगा 150 150 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल मेरे पास स्पीड बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर देता हूं। v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब v कितना है 150 है, v इज इक्वल टू 150 और टोटल डिस्टेंस कितना है वो दिया गया है, दैट इज 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। 300 ओवर टाइम मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है जी। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जिसको उर्फ आम में कहते हैं कि ये ज़रबे चलपाई का तरीका है। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैथ के बारे से पता होगा। तो इसका मतलब है कि ज़रबे चलपाई से 150 ज़रबे टी इज इक्वल टू 300। अब मैंने देखो मैथ में रूल है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके अलावा बट्टे में कर देते हैं। तो मैंने फाइंड आउट करना है टी बता क्या कर दूंगा 150, इधर भी 150, 150 से 150 से कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो 2 आवर्स उसका सही जवाब है कि 2 घंटों में उसका सही जवाब है कि टाइम कितना हो जाएगा, सही जवाब उसका रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स दैट इज 2 आवर्स उसका सही जवाब है। तो मैथमेटिकली आपको ये फार्मूला जो है पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम है। एक चीज़ दी गई हो तो डेफिनेटली एक चीज़ जो है फाइंड आउट करनी है तो उस फार्मूले के तहत आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, दैट इज इट टेक्स, याद रखिएगा जी, इट टेक्स, ये भी प्रवार भी है, इट टेक्स टू मेक अ क्वार्रल। तो लड़ाई जो है वो एक साइड से नहीं होती, ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। सो इट टेक्स टू मेक अ क्वार्रल, याद रखिएगा। पेड लिप सर्विस मीन, इसका मतलब क्या होता है कि गिव ओनली वर्बल सपोर्ट होता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इज यूज फॉर टू हाइड आईपी एंड कैशी कंटेंट को हाइड करने के लिए लोग जो है मुख्तलिफ प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के हवाले से यह सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज Asan said, "Do not forget to water the plants." Change the into indirect. तो इंग्लिश के वाले से पूछा हुआ था। बेसिकली एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं बेटा। एक को कहते हैं कि पॉजिटिव इंपेरेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव इंपेरेटिव। पॉजिटिव इंपेरेटिव वो होता है जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होता है, जैसे ही सेड टू मी कम, या ही सेड टू मी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर्स, ही सेड टू सर्वेंट पॉलिश माय शूज एट वंस। तो ये क्या है, ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन पॉजिटिव इंपेरेटिव है। और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो डू नॉट से शुरू होते हैं। और जब भी फिक्रा डू नॉट से शुरू होता है सेड या सेड टू की जगह फॉरबेड इस्तेमाल किया जाता है। सो एसन फॉरबेड हिम। और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा कामा खत्म करने के लिए टू लगाए जाते हैं। और जब हम टू लगाते हैं, देखो हमने फॉरबेड लगा दिया तो फिर रूल ये है कि फिर डू नॉट वगैरह हज़फ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है, टू वाटर द प्लांट्स, टू वाटर आएगा, टू वाटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, टू वाटर द प्लांट्स वैसे क्या वैसे ही आएगा। हाँ, अगर प्रोनाउन आते हैं या एडवर्ब्स आते हैं, जैसे नो को देन में, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर को देयर में चेंज करना होता है, बट जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में नरेशंस का ये रूल होता है। उसके बाद करेक्शन क्या होती है कि वेयर आर द बुक्स वी हैड बॉट टुगेदर। अब वेयर आर द बुक्स, यहाँ पर क्या है, एक टैग क्वेश्चंस का भी रूल भी है कि वेयर आर द बुक्स, वो किताबें कहाँ पे हैं जो हमने खरीदी थी इकट्ठे मिलकर या खरीद चुके थे जी। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड हु वाज आई, तो ये फिक्रा गलत है। क्यों, देखो यहां पर चूंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो शुरू से ही इंटरोगेशन से स्टार्ट होता है, या तो सवालिया लफ्ज से या तो हेल्पिंग वर्ब से। ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में भी सिंपल कर लिखना पड़ेगा, ही आस्क्ड हु आई वाज, तो मुझे सब्जेक्ट को पहले लेके आना पड़ेगा, फिर मैं फुल स्टॉप ही लेके आऊंगा, याद रखिएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट मेयर ऑफ इलेक्शन ऑफ यूके विल बी हेल्ड ऑन, मेयर यूके के जो मेयर हैं उसका इलेक्शन अगला कब होगा, वो 2028 में होगा। उसके बाद देखिए विच मुस्लिम कंट्रीज एटॉमिक पावर, मुस्लिम कंट्रीज में से सबसे पहला जो एटमी पावर है, जो ताकत रखने वाला मुल्क है, वो कौन सा है, पाकिस्तान है। और जब 28 मई को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर एटमी पावर के तौर पे उभरा था, तो पाकिस्तान 7वीं जो है एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड वो उभरा था जी, 7th एटॉमिक
पावर कंट्री। दुनिया में यह 7वां मुल्क था जिसके पास एटमी ताकत थी, और मुस्लिम कंट्रीज़ में कौन सा था? ये पहला कंट्री था जब ये न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क बन चुका था 28 मई को। उसके बाद विच इज़ यूज टू असेस ईमेल फ्रॉम अ सर्वर, तो उसके लिए क्या है? IMAP इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ नॉट प्रेजेंट देन, अगर ये ना हो फिर POP3 इस्तेमाल किया जाता है। बट ओवरऑल कंप्यूटर के हवाले से क्या है? IMAP इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ in a PowerPoint to one mouse click option can be used by transition one mouse click। हमारा ए उसका सही जवाब है कि क्लिक करने से ही। उसका कि हु इन्वेंटेड द प्रैक्टिकल मशीन टाइपराइटर, वो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने ये इन्वेंट किया था। उसके बाद है कि विच मुस्लिम लीडर एग्री टू द प्रपोजल ऑफ मुस्लिम टुगेदर रूल बाय द कैबिनेट मिशन, उस वक्त कायद आज़म ने ही हामी भर ली थी। उसके बाद ड्यूरिंग अप्रैल जून 2025 द इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जो दरमदात थी showing % increase as compared to the January March 2026, वो कौन सा था? 12.69% का सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज कॉटन इज विच टाइप ऑफ द क्रॉप, वो बेसिकली कैश क्रॉप्स है। अब कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं कि ऐसी फसलें कि जो ईटिंग खाने पर्पस से बढ़कर वो कैश के लिए इस्तेमाल होती हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कॉटन क्या है? ये कि एक कैश जो है वो क्रॉप ऐसे में से शुगर कैन भी यही है, मतलब वो चीनी बनाने के लिए और चीनी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मतलब प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये क्या है? एक तरह की ये कैश क्रॉप्स मीन जिनको खाने के पर्पज़ से, ईटिंग पर्पज़ से बढ़कर कमर्शियल पर्पज़ पे इस्तेमाल किया जाए, वो कौन सी होती हैं? कैश क्रॉप्स। और उसमें कॉटन जो है ये कैश क्रॉप है। उसके बाद देखिए द सेकंड मिलियम वारशिप PNS खैबर वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग अ सेरेमनी अटेंडेड बाय विच लीडर, तो उस वक्त प्रेसिडेंट रिकैप टाइप उर्दुगान साहब उस वक्त आए थे जी, उर्दुगान साहब उस वक्त आए थे, उस वक्त ये किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? अजीम साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, जिसने कहा था कि वंस यू स्टॉप लर्निंग you start dying। It is a famous quotation as said by Albert Einstein कि once you stop learning you start dying। उसके बाद देखिए केविक इज द कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल है? ये यूक्रेन का कैपिटल है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 2022 में उसका थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, उसका ये थीम था। उसके बाद है कि 5 आईज आर ए जॉइंट इंटेलिजेंस ग्रुप मेड अप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK एंड USA। इसका जर्मनी मेंबर नहीं था, बेसिकली एक तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कि 5 कंट्रीज़ मिलकर उन्होंने एक जो है इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी। तो उसके हवाले से US इसका सही जवाब है। उसका देखिए बुक रिसाला है असबाब बगावत हिंद, ये किसने लिखा था? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। जंग आज़ादी के बाद जब नाकामी हुई थी तो उस वक्त उन्होंने उसकी वजूहात असबाब के हवाले से लिखा था। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने ये जो है रिसाला असबाब बगावत हिंद उन्होंने ये लिखा था। अगला सवाल हमारे पास है, अबू तुराब और अबू लहब ग्रामर की रूह से क्या है? ये कुनियत है, याद रखिएगा। और कुनियत किसे कहा जाता है? कि वो ख़ास नाम होता है कि जो माँ बाप बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए वो कुनियत कहलाता है। जैसे उम्मे कलसूम, जैसे इब्ने मरियम, तो ये क्या? जैसे बिनते हव्वा, ये भी क्या है? ये कुनियत ही हैं और इस्म अलम की अक़साम में से हैं। उसके बाद शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान के असासी उलूम कितने हैं? 5, उसका सही जवाब है। बैतुल मुक़द्दस की तामीर किसने मुकम्मल की थी? वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की थी। अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले वो अकमलियत किसने की थी? वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही की थी। किबला कब तब्दील होता है? किबला तब्दील होता है 2 हिजरी में, याद रखिएगा। उसके बाद हज़रत उमर ने किस गुज़वा में अपना निस्फ माल पेश किया था? गुज़वा तबूक, उसका सही जवाब है। यही वो गुज़वा है जिसके मौके के ऊपर जो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उन्होंने घर के सारा सामान जो है वो पेश करके रख दिया था। और जब उससे पूछा गया कि घर में किस को छोड़ के आए हो, तो हज़रत बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि घर में जो है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को ही छोड़ के आया हूँ। हत्ता कि टाट लगे कपड़े जो पहन कर आए थे, और फिर फ़रिश्तों को भी इतना पसंद आया था कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप भी अबू बकर जैसा लिबास पहनो। तो ये वही गुज़वा था जिसमें हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान लेकर आए थे, याद रखिएगा। कौन सा लफ्ज़ इसमें मुअन्नस है? तो वो कौन सा है? शाम हो गई है इस्तेमाल करते हैं, हो गया इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या है? मुअन्नस है। तज़कीर व तानीस के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों के दस्ते के सरबराह के तौर पर किसको मुकर्रर फरमाया था? अब्दुल्लाह बिन जुबैर
को मुकर्रर फरमाया था। साबका की तरह वो साबका क्या होते हैं, वो हरूफ वहाँ या हर्फ होते हैं, मजमुआ होता है जो किसी लफ्ज़ के आगाज़ में लग कर उसके मानी में तब्दीली किया था। मिसाल के तौर पर बा है जी, ये क्या है, ये क्या साबका है। जैसे बाअदब होता है, बानसीब होता है, एंड सो ऑन जी। इसी तरह से ना भी होता है, नून से ना नादान होता है जी, ठीक है। और इसी तरह से नालायक होता है। ये सारे के सारे ये साबके हैं। और लाके क्या है, जो बाद में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको लाका कहा जाता है। इंग्लिश में इनको सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोलर का फूल खिलना, इसका मुहावरे का मतलब क्या है, अनहोनी बात करना, जो ना होने वाली बात हो। उसके बाद देखिए मीनाए लाजवर्द आसमां, ग्रामर की रूह से क्या है, ये कनाया हैं। उर्दू ग्रामर के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे कि शेर में से एक जैसे अल्फाज जिनके मानी मुख्तलिफ हों उन्हें सनत तजनीस कहा जाता है। लाग लगना मुहावरे का मतलब क्या होता है कि इश्क बोना, उसका मुहावरे का मतलब होता है। आब आ जाना, इसका मतलब क्या होता है कि चमक जाना, खिल जाना, उसका सही जवाब है जी। उसके बाद है कि अकेला बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है, वो कलमा कहलाता है। और जो बेमानी होता है वो क्या हो, मोहमिल कहलाता है। उर्दू ग्रामर के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। उसके बाद कि ज़्यादा ज़यीफ़ रावी अगर कम ज़यीफ़ रावी की मुखालफत करे तो इस्लामियात के हदीस के हवाले से ये सवाल पूछा गया था कि ज़्यादा ज़यीफ़ रावी अगर कम ज़यीफ़ रावी की मुखालफत करे तो वो क्या कहलाता है, वो मुनकर कहलाता है। ये इस्लामियात के हवाले से सवाल पूछा हुआ था।